सब किया है उस सब में नहीं जा रहा, लेकिन शुरुआत इसकी जो होती है, जो आपके दिमाग में पत्रकारिता का जो आखिर कैरियर बनाने के लिए आप लोग आए हैं, तो क्या पत्रकारिता ही कैरियर क्यों? कभी सोचा आपने पत्रकारिता कैरियर क्यों होना चाहिए? कोई बताएगा इस पर कि आप लोगों ने पत्रकारिता का कैरियर क्यों चुना? आखिर यूनिवर्सिटी में आके आपको MJ तक करने में 3-4 साल लगते होंगे, कितने साल का कोर्स है? क्योंकि ये प्रोफेशन सर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और सर एज अ हॉबी भी कह सकते हैं। बचपन से सर इंटरेस्ट रहा है, जब टीवी पे एंकर्स को देखते थे कि वो अपनी बात रखते हैं, तो सर बहुत बचपन से जिज्ञासा रही थी क्योंकि हम भी ना लोगों से ऐसे ही कम्युनिकेट करें, हम भी लोगों से जाकर बातें करें। तो सर ये तो बचपन 12वीं तक किस विषय को लेकर आपने पढ़ाई करी? सर मेरे पहले हाँ। 12वीं तक सर मेरा था PCM स्ट्रीम से। PCM था। जी। PCM के बाद आप इंजीनियर बन सकती थी, क्यों पत्रकारिता बनने को? सर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इधर था, मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया फिर, हाँ। और उसके बाद लिटरेचर करने के बाद फिर मैं मास कॉम में आई। नहीं तो ये आप इनको एंकर्स को देखकर या और कुछ देखकर कोई एक तो उद्देश्य रहा होगा? यस सर। क्या? सर लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों तक जाना, लोगों से डायरेक्ट संवाद करना और जुड़ना सर। लेकिन एक कैरियर positive के लिए change तो आना, सर। कैरियर के लिए तो ये बड़ी चीज नहीं है ना कि आपसे संवाद ही कर रही है। कैरियर के लिए क्या बड़ी चीज है? अगर आप पत्रकारिता को बतौर कैरियर चुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज होती है? एक कोई पोस्ट मिले जैसे एज ए रिपोर्टर या एज ए एंकर या कंटेंट राइटर, कुछ पोस्ट मिले तो पोस्ट में भी कुछ पैसा भी होता होगा ना। आपके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि पैसा भी मिले, कि क्रांति करें और हम लोगों को जुड़े, सिर्फ यही है? तो हमारा खर्च कौन चलाएगा? एक्सप्लोर करने को बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं सर। जैसे कि सर अगर रिपोर्टर बन गए तो सर अलग अलग शहरों में जाने को मिलता है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, वहाँ के कल्चर से। कभी आपको ये लगता है हम बहुत लोगों से मिलेंगे, बहुत लोगों से जुड़ेंगे, ये हम कोई और प्रोफेशन करने से इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर में तो सर मिल नहीं पाते ना, समाज से जुड़े रहने का सरकारी कर्मचारी बनते हैं, IAS PCS क्वालिफाई करते हैं। सर यहाँ हम इंडिपेंडेंट रहते हैं सर। नहीं। सर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर आप पत्रकारिता में किसी एक मीडिया हाउस में जॉब करते हैं, फ्रीडम मिलेगी आपको? फिर सर समाज से जुड़े रहने का एक माध्यम है, रोमांच से भरी हुई है और सारी बातें मान लेते हैं, पर आपके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि भाई हमें पैसा भी मिले? आता है सर। आप जिन एंकरों को देख करके, जिन एंकरों की तड़क भड़क देख करके पत्रकारिता में आए हैं, उसमें से आपको क्या लगता है उनको क्या सैलरी मिलती है? लाखों लाखों कुछ अंदाजा है? महीने का 5 लाख 50,000, 1 लाख 1.5 सर लाख। 50,000 तो आज की जीवन में क्या बोलते हैं? अंजना ऑपरेशन की सर पर मंथ 30 लाख रुपए है, 30 प्लस में सर TRP में अलग से वो है शेयरिंग। ये आपने देखा। TRP पे डिपेंड करती है कि हमारी जर्नलिज्म जो है वो हम अपनी रिपोर्ट को बेच पाते हैं नहीं बेच पाते। अखबार में हो तो भी बहुत जरूरी है कि जो हाकर है क्या उसने मेरी रिपोर्ट को लेकर के अपना अखबार बेचना शुरू किया है, क्या लोगों को मेरी रिपोर्ट अट्रैक्ट कर रही है, हम क्या ऐसी चीज़ दे पाएँ? देखिए मान लीजिए कभी बड़ी कोई हादसा हो, चंद्रयान है, G20 है, सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उसमें नया क्या है? आपने G20 सम्मेलन को भी देखा और उससे आपने कुछ अंदाजा लगाया था? कोई बता सकता है G20 जो हुआ था उससे क्या अंदाजा लगाया था, क्या होगा भविष्य? ऐसे ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर भारत उभर कर आएगा सामने, जैसा लग रहा था। और इसके अलावा सर निवेश बढ़ेंगे, हैं? निवेश बढ़ेंगे सर, इन्वेस्टमेंट। निवेश बढ़ेगा। और सर जब G20 चल रहा था वहाँ दूसरी तरफ से हमारे जो संविधान है सर, उसके जो हमारी सरकार है उस पर भी सवाल उठ रहे थे। तो सर मीडिया जो है उसके पास 2 टॉपिक्स थे। अब सर अलग अलग डिफरेंट मीडिया के पास था कि वो G20 दिखा रहे हैं या हमारे देश की सरकार पे जो सवाल उठ रहे हैं वो उस पर दिखा रहे हैं सर। और कोई बताएगा? पर्यावरण को लेकर ये पूरा समिट था और ये पर्यावरण को कैसे जो है बताइएगा। बेहतर किया जा सके, तो उसके लिए देशों का एक सम्मिलित प्रयास था G20। और G20 में बहुत सारे मुद्दे थे, पर्यावरण की एक प्रमुख मुद्दा था।
सर पूरे भारत की सभ्यता संस्कृति को विश्व वैश्विक मंच पे रखने का एक बहुत बड़ा मौका था और भारत ने इसे बहुत अच्छे से अपनाया। देखिए, मुझे जो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप लोग बात मैंने सुनी, मुझे जो लगा था कि मैं नेताओं के अपने हाव भाव देखा, मैं भी टीवी देखा था, मेरे पास निमंत्रण आया था कि मैं क्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ सरकार से, लेकिन मैं गया नहीं। भीड़ भाड़ में कौन जाए, कहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। मैंने भी टीवी पर देखा, टीवी पर देखा ये अच्छा था कि पत्रकारों को दूर था। जो मैंने देखा था और मैंने उसी दिन लिख दिया कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बनाओ, उसी दिन लिख दिया। ये कैसे मैंने देखा, यही पत्रकार को देखना चाहिए। खुद लोग पत्रकार बता रहे थे, लिखा था इसको बंद करवा दिया जाए। बहुत से चीज़ें वहाँ डेवलप हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें कल्पना की जा रही थी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या क्या चीज़ें बता रही थी, बहुत सारी चीज़ें एस जयशंकर ने बताई। लेकिन मुझे जो लगा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव आ गया, वो मुझे यूँ महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री जिस तरह से जो बाइडन से मिले, जिस तरह से ऋषि सुनक से मिले, जिस तरह से वो इटली की प्रधानमंत्री से मिले या फ्रांस के लोगों से, उस तरह से वो इनसे नहीं मिले थे जस्टिन ट्रूडो से। जस्टिन ट्रूडो का उनका बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स था, वो आया और चले गए। तो ये अनुमान ही नहीं, ये सब चीज़ों पे आधारित था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रधानमंत्री शायद इनसे पहले भी वार्ता कर चुके हैं और जो कनाडा में आतंकवाद पनप रहा है उस पर रोकने के लिए वहां के प्रधानमंत्री ने तो कहे जो करनी चाहिए थी। मैं पिछले 5-6 महीने कनाडा में रहा और वहाँ देखा भी कि कैसे लोगों का जो स्वभाव है वो कनाडा में एकदम भिन्न है। जो कनाडा के मूल निवासी या कनाडा के मूल निवासी वो दूसरे हैं, पढ़ाई करने आते हैं, जो कनाडा के से 500 साल से 15वीं शताब्दी से वहाँ कनाडा में यूरोप के गोरे लोग पहुँचे, इन्होंने ही वहाँ पे एक उपनिवेश कायम किया जो बाद में 1861 में स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिशर्स भी थे, जर्मन भी थे, लेकिन मोस्टली ब्रिटिशर्स और फ्रेंच थे। इसलिए कनाडा में एक बड़ी संख्या में लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और आज भी कनाडा में फ्रेंच को एक बेहतर भाषा माना जाता है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से जॉब पा सकते हैं बजाय सिर्फ अंग्रेजी को। अंग्रेजी की स्थिति वहाँ यही है जो भारत में हिंदी की, ये हिंदू सभी बोलते हैं, हिंदी में सभी पास करते हैं। मैं इससे जुड़ी एक घटना बताऊँ कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तब ये, क्योंकि मैंने भी PCM से ही किया था, यूपी में इंटर कॉलेज होते थे उस वक्त, हमारे समय भी 10+2 वाली जो नई पॉलिसी है तो नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी CBSE वाली, लेकिन यूपी में 10वां का बोर्ड होता था, फिर 12वें का बोर्ड होता था, उसके बाद अब कॉलेज में हो जाते थे। यहाँ शायद हायर सेकेंडरी होता था, हायर सेकेंडरी मीन्स कि आप 11वें के बाद कॉलेज में फर्स्ट ईयर होता था हमारे साथ। उस समय चौधरी चरण सिंह ने घोषणा की थी जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए तो पास माने जाएंगे। तो यूपी में बच्चे अंग्रेजी से बहुत बोलाते थे और खासतौर साइंस साइड में। तब कोई CBSE से चलने वाले स्कूल नहीं थे, पब्लिक स्कूलों की बाढ़ देंगे, सारे स्कूल सरकारी होते थे, सबसे कम जो पढ़ाई होती थी अंग्रेजी की होती थी, कक्षा 6 से शुरू करते थे और सारा लोड बच्चे पे डालते थे ग्रामर। अब हुआ ये कि लोगों ने कहा हिंदी में तो सब पास हुआ, सभी पास हो गए, मैं भी पास हो गया, और ये भी माना गया अंग्रेजी में सब फेल, सब फेल हुए, मैं भी फेल, पास हो गए, 12वां कर लिया लेकिन अंग्रेजी में फेल। अब अंग्रेजी में फेल होना 31 नंबर, यानी 2 नंबर का ग्रेस मार्क मिल गया, फेल तो नहीं हुए, बच गए। और लगभग सभी, भाई कानपुर के जिस कॉलेज में पढ़ता था वो कानपुर के टॉप कॉलेजों में था उसमें, लेकिन जब अंग्रेजी में फेल होना हो
और उसके बाद आप कैरियर ढूंढने निकले। तो हमारे यहाँ एक लड़का था सरदार बरियाम सिंह, उसको तो एडमिशन ही कहीं नहीं मिला, IIT में भी नहीं मिला, तब शायद यही नहीं होता था, HPTI में भी नहीं मिला अंग्रेजी के। और मेरा हाल ये हुआ कि मुझे BSc करने के लिए कल्चर में एडमिशन नहीं मिला, वहाँ कह दिया गया आपको तो मैंने कर दिया। ये तो अंग्रेजी जो हम BSc करेंगे तो अंग्रेजी क्या